नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड कांग्रेस खुद को शायद तनहा महसूस कर रही है, यानी विपक्ष कमजोर है या अपने ही लोगों में गुटबाजी से परेशान है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब प्रदेश में 2/3 बहुमत से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार को कड़ी चुनौती देने के लिए समान विचारधारा वाले दलों का साथ लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि कांग्रेस की कलह किसी से छिपी नहीं थे। अब कभी प्रीतम और हरीश के बीच गुटबाजी तो कभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी। आपको बता दें कि बीते दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वदलीय समिति की बैठक बुलाई, जिसमें कई समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अन्य दलों के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को समिति का अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को समन्वयक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों से आह्वान किया है कि सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी। हर महीने समिति की बैठक होगी और इसमें भविष्य के एजेंडे और रणनीति पर विचार विमर्श होगा। इस अवसर पर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि धार्मिक सद्भाव के प्रति समिति दृढ़ संकल्पित रहेगी। वहीं बीजेपी इस बैठक पर सवाल उठा रही है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी संजय वर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने जो समाजवादी पार्टी को तवज्जो देकर सर्वदलीय बैठक में बुलाया, उस समाजवादी पार्टी के लोगों ने रामपुर तिराहा कांड में हमारी मां बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया, युवाओं की हत्याएं कराई। उस वक्त कांग्रेस और सपा दोनों की ही सरकार थी और एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सपा को अपने साथ मिलाकर जो किया वो निंदनीय है। कांग्रेस चारों तरफ से घिरती जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के सपा को साथ लेने पर बीजेपी आग बबूला है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बीकेटीसी के सदस्य ने आरोप लगाए हैं कि 2012 से साल 2017 में मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल में मंदिर समिति में भारी गड़बड़ियां हुई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भगवान की तिजोरी पर किस तरीके से डाका डाला गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के 2 अधिकारियों ने मंदिर अधिनियम 1939 का खुलेआम उल्लंघन करते हुए भगवान के खजाने से करोड़ों लूटे हैं। है नहीं उसमें, लेकिन अगर सच में अगर कोई अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। सर, आपने जांच के लिए आगे कुछ बोला है? देखिए, मैंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है अभी कि कौन सा लेटर आया है, लेकिन हमारे पास डेली सैकड़ों लेटर आते हैं और अगर मैंने लिखा होगा उसमें तो, और अगर किसी ने मुद्दे उठाए हैं तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जांच से किसी को घबराना भी नहीं चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को विशेष तवज्जो दी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारी मातृशक्ति का रामपुर तिराहा में अस्मत उनकी लूटने का काम किया, उनकी अस्मत पर अस्मत से खिलवाड़ करने का काम किया। हमारे युवाओं को देहरादून, खटीमा और मसूरी में उनकी हत्याएं कराने का काम किया। उनके हत्याकांडों के दोषी समाजवादी पार्टी, और क्योंकि उस समय कांग्रेस की भी सरकारें थी और समाजवादी पार्टी की भी सरकारें थी, तो इन दोनों के गठजोड़ से ये सभी कुकृत्यों को अंजाम दिया गया और एक बार दोबारा से इन दोनों का गठजोड़ दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री महाराज जी द्वारा किया गया है, जो कि घोर निंदनीय है। कमेटी के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें तय किया कि जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने के विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी सरकार के निर्णय के खिलाफ है, उस पर हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, उन सभी विषयों पर जो लाइट थिंकिंग के लोग हैं, एक सोच की पार्टियां हैं, वो साथ आके लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरीके से कैंट रोड पर प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, उस पर गवर्नर को एक सर्वदलीय कमेटी जाकर ज्ञापन सौंपेगी और ये बताएगी कि संविधान में हमको एक प्रदत्त अधिकार है। एक मॉल स्वामी के
दबाव में सरकार ने निर्णय लिया है और इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त जितने भी जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनका राजनीतिक रूप से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सारे विषयों पे हम सब लोग पूरी ताकत से मिलकर लड़ेंगे। आज सिंह रावत जी का इस मामले में बीच में आना ये प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। मैंने धन सिंह रावत जी के तमाम काले चिट्ठों को उजागर किया, इसलिए धन सिंह रावत जी ऐसा मुवक्किल चाह रहे थे, ऐसा एक व्यक्ति चाह रहे थे कि जो मेरे पे आरोप लगाए उन्हें इस रूप में ये मिल गया। ठीक है, इस शिकायतकर्ता को भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं कि मेरे नाम से उसकी तिजारत चल रही होगी, उन्हें शुभकामनाएं हैं। लेकिन धन सिंह रावत जी, मुझ पर आरोप लगाकर आपके आरोप कम नहीं होते। ये लोकतंत्र है और हम राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में लोगों का विश्वास हम पर बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की गहनता से एसआईटी हो तो एसआईटी, और मेरी मांग तो यह है कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी बने और वो एसआईटी इन आरोपों की, मेरे पे जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो। लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार मैं अपने आरोपों के बारे में सफाई देने के लिए आप लोगों के सम्मुख हुआ हूं, मैंने आज तक धन सिंह रावत जी पर जितने आरोप लगाए हैं वो एक बार भी मीडिया के सम्मुख आकर आरोपों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो पहले तो आकर उन आरोपों पर सफाई दे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से संविधान को रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, लेखकों की आवाज़ बंद की जा रही है, पत्रकार बंधुओं को जेल में झोंका जा रहा है। इन सब के विरोध में जनहित के मुद्दों को लेकर के केवल और केवल सरकार ये चाहती है कि जो ज्वलंत मुद्दे उठाए न जा सकें, इन सब को समाजवादी पार्टी, आज यहाँ जो बैठक हुई और भी दल जो शामिल थे, हम सब मिल कर के एक संयुक्त रूप से उत्तराखंड में एक नई इबारत लिखेंगे और बुलडोजर कल्चर को। अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस अपनी अलग रणनीति बना रही है और इस रणनीति के तहत कांग्रेस ने एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें ये एक सर्वदलीय समिति बनाई गई है और ये सर्वदलीय समिति बीजेपी के खिलाफ अब प्रचार प्रसार करेगी और उनको सत्ता से हटाने के लिए कोशिश करेगी। और जो बुलडोजर कल्चर है उसको लेकर यहाँ पर बात कही गई है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजय वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। भास्कर चुग जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। और दिनेश शक्ति त्रिखा जी, राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इन न्यूज पर। सबसे पहले भास्कर चुग जी, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने एक सर्वदलीय समिति बनाई है और ये सर्वदलीय समिति जो है वो पूरे तरीके से ये कोशिश करेगी कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ लोगों में एक विचारधारा बनाई जाए। किस तरीके से ये काम कर रही है समिति? समिति का भी तो गठन ही हुआ है मैडम, और जिस तरह से लोकतंत्र को पूरे देश के अंदर कुचला जा रहा है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। किसी को अपनी बात कहने के बाद सीधे उसको देशद्रोही बता दिया जाना, बुलडोजर संस्कृति का लाया जाना और तमाम तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। और गणेश गोदियाल जी के ऊपर अपने एक व्यक्ति को सामने लाकर जिस तरह फर्जी आरोप लगाए गए, तो ये सबका सब आपके सामने है। तो इसके लिए यदि पूरा समाज के तमाम राजनीतिक दल आज कांग्रेस के साथ खड़े होकर इस विचारधारा के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। ठीक है संजीव वर्मा जी, फिलहाल जिस तरीके से ये समिति का गठन किया गया है, बीजेपी इस पर आग बबूला है क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि हम इस तमाम लोगों को मिलाकर, समाजवादी पार्टी वहां पर है और ऐसे ही कई बड़े बड़े जो छोटे छोटे दल हैं उनको मिलाकर अब बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे और ये जो बुलडोजर कल्चर लेकर आ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उस पर बीजेपी के खिलाफ का वो जो कह सकते हैं कि प्रचार किया जाएगा। मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई
कांग्रेस ने एक साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, उसके अंदर शक्ति नहीं बची, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2014 से आज 2022 आ गया है। आप ये देखिएगा, पूरी की पूरी 500 की 500 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 300 राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। 2017 में 57 सीटों के एक प्रचंड बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की, 2022 में 47 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की। उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 93.25% अकेले मत मिलना भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस की बुरी तरह से जमानत जब्त हो जाना, मात्र 5% वोट पर उनको एक सीमित कर देना, जिस तरह से कांग्रेस लगातार एक हाशिए की ओर बढ़ रही है, उसी से एक कांग्रेस के अंदर जो हताशा का वातावरण है उसको लेकर कांग्रेस ने सोचा कि अब हम तो नेता बूझ होने की स्थिति में आ गए हैं, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने जो भी छोटे मोटे दल हैं उनका सहारा लेने का एक कुचेष्टा उन लोगों ने करी। और मैं आपको साथ ये बता देना चाहता हूं, इस कुचेष्टा में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी समाजवादी पार्टी को दी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आंदोलनकारी, उत्तराखंड की आंदोलनकारी मातृशक्ति का रामपुर तिराहा पर जो जिस प्रकार से उनकी असमत से खिलवाड़ करने का काम किया था, जिस तरह से उन्होंने मातृशक्ति का असमत लूटने का काम किया था, जिस तरह से उन्होंने देहरादून, मसूरी और खटीमा हत्याकांड करने का जो एक कुत्सित और विभत्स काम किया था, युवाओं की निर्मम और नृशंस हत्या करने का काम किया था, उत्तराखंड आंदोलन को दबाने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के एक दिवंगत नेता जो आपके सबसे एक शीर्ष नेता थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो चरित्र है, जो कांग्रेस की जो सोच है, जो उत्तराखंड की जो सोच है कि कांग्रेस पार्टी न कभी उत्तराखंड बनना देना चाहती थी, न उत्तराखंड के विकास में ये लोग कोई रुचि रखते हैं। और ये लोग जब भी कोई बात करते हैं तो कांग्रेस जब भी कोई बात करते हैं तो उत्तराखंड कैसे हम डिमोरलाइज करें, उत्तराखंड का साथ को हम। ठीक है संजीव वर्मा जी, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। मैं आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे? भास्कर जी अपनी बात रखें, उसके बाद मैं त्रिखा से आपके पास जाऊँ। मैडम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे के पूरे मुद्दे को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारा बहुत बड़ा विरोध है। आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई है। मान्यवर, मुझे कहते हुए कोई इसमें शंका नहीं है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के जो बीच का वोटों का अंतर है मात्र 3% का है, इससे बड़ा अंतर नहीं है। और 3% बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ करता। आप समाजवादी पार्टी को लेकर आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर जो आपने आरोप लगाए आप सुन लीजिए। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ करते हैं, और मुलायम सिंह यादव जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। ये कहाँ की आप बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के तत्कालीन पता नहीं कितने नेता आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। जो नरेश अग्रवाल जी हैं, जो राम जी के बारे में और सीता जी के बारे में गलत बात कहते थे, संसद के अंदर कहते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। गौरव भाटिया जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, उस समय जिस समय रामपुर तिराहा कांड की आप बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए यदि वो शामिल है तो ये भी शामिल है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तत्कालीन तमाम नेता आज आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस सत्य को आप स्वीकार कीजिए।
जो आज समिति बनी है, ये प्रदेश के अंदर एक विचारधारा विशेष से लड़ने के लिए समिति बनाई गई मान्यवर, कोई गठबंधन करके चुनाव लड़ने के लिए समिति नहीं बनाई गई। और आप जो अपनी बात कहते हैं तो आप भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, तत्कालीन जनता दल ने मिलकर कितनी बार सरकारें बनाई और कहा किस किस तरह से आप लोगों ने सत्ता हासिल की। इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। माननीय वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से होते थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो देश के गृह मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुजफ्फरनगर से चुनाव जीते थे और वो देश के गृह मंत्री बने। और उसके बाद उनकी पुत्री का अपहरण होता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में, जो वीपी सिंह के नेतृत्व की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसके बाद कश्मीर समस्या में इतनी बड़ी समस्याएं आती हैं, सब कुछ आप भूल जाते हैं। आप याद रखा कीजिए कि आपने किया क्या है। ठीक है जोग साहब, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। रेखा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। उत्तराखंड में अब एक सर्वदलीय समिति बनाई गई है, इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एकजुट नजर आ रहे हैं और अब ये जो है वो उत्तराखंड में बीजेपी, पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और बीजेपी दूसरी तरफ ये तर्क दे रही है कि पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में जो किया, उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस उत्तराखंड में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है। मुस्कान जी नमस्कार जी। नौमा जी, सबसे पहले मैं आपसे बड़े भाई से क्षमा चाहता हूँ, आप मुझसे नाराज है। मुस्कान जी, आप बड़े भाई हैं हमारे। मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात ये है, भाजपा के नेता या कांग्रेस के नेता इस बात को भूल गए कि जब उत्तराखंड बना था उस वक्त समाजवादी पार्टी का राज था, जिसकी सरकार थी, कोई अलग पार्टी देहरादून में नहीं थी, चाहे वो कोई भी थी। और उस वक्त देहरादून के अंदर समाजवादी पार्टी एक छत्र राज था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह जी थे, उनके राइट हैंड थे विनोद बंसवाल जी और साथ में दशमाना जी और तीसरे थे इनके साथ नेता सुभाष शर्मा जी। मैं इनको पुरानी याद दिलाता हूँ कि उत्तराखंड की ज्योति अगर जलाने वाला कोई इंसान इस उत्तराखंड के अंदर है, वो है सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा, विनोद बंसवाल और दशमाना, इन तीनों ने असले हॉल से मशाल जुलूस निकाला था कि उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए, उत्तराखंड अलग राज्य होगा तो प्रगति पे होगा। ये जुलूस असले हॉल से चलकर घंटा घर पर समाप्त हुआ था और उसके बाद ये ज्योति पूरे उत्तराखंड के अंदर फैली, जो मसूरी में, देहरादून में और अल्मोड़ा से चालू हुई। अल्मोड़ा में एक नेता होते थे, मालूम नहीं अब है या नहीं, मेरी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, पीपी कहते थे शॉर्टकट में। उन्होंने अल्मोड़ा के अंदर उत्तराखंड की ज्योति जलाई और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और चलाया। बाकी बात रही कि सर्वदलीय पार्टी को कांग्रेस ने मीटिंग की, इसके अंदर कोई गलत बात भाजपा को नहीं सोचनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट में भी बिठाई जाती है, मोदी जी ने भी बिठाई है। हर नेता बिठाता है कि हर दल के आदमी के बारे में जानकारी चले, उनसे न्यूज पता लगे कि वो क्या चाहते हैं। आज अगर उत्तराखंड के अंदर सर्वदलीय समिति का गठन हुआ है तो ये उत्तराखंड की जनता के लिए फायदेमंद है। जिसे भाजपा कल तक ये कहती थी कि कांग्रेस विपक्ष का रुख नहीं दिखा रही, वो सर्वदलीय पार्टी बनाकर इन्होंने उसके ऊपर एक संघ बना दिया। पार्टी की जो जनता को प्रॉब्लम है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, उस समस्या को एकजुट होकर लड़ा जाए। तो इलेक्शन का ये शब्द के लिए, वीक इलेक्शन के लिए इन्हें एक दूसरे को वोट होना चाहिए। नंबर तीसरी बात गुजराल जी की। गुजराल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जब ये केदारनाथ मंदिर में थे तब भी इनके ऊपर लगा, जब ये अध्यक्ष बने कांग्रेस के तब भी लगा। और मैडम मुस्कान जी, शायद आपको मालूम होगा, इलेक्शन से पहले एक मीटिंग हुई थी, आप भी उसमें मुस्कान जी थी। तो मैंने ये कहा था कि गुजराल जी ने जितनी भी सीटें बांटी हैं विधायकों की, जितने भी प्रतिपक्ष खड़े हुए हैं, सारे कमजोर हैं। सबसे इनका कुछ न कुछ साठगांठ जरूर है। जो जीतने वाले कैंडिडेट थे
उनको इन्होंने टिकट ना देकर ऐसे कैंडिडेट को दिया जिनसे इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, क्योंकि इनको उस वक्त कुछ नहीं लिखा रहा था। आज ये हरीश रावत जी के ऊपर लाछन लगा रहे हैं, उनकी वजह से इलेक्शन लड़े। बेसिकली अगर इसकी छानबीन की जाए और इसकी पूरी कमेटी की इंक्वायरी बिठाई जाए तो उसके अंदर 99% मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर अगर इस इलेक्शन को हारने के अंदर विद्याल जी का 90% हाथ है, 5% हमारे प्रीतम सिंह का हाथ है, हो सकता है कि 5% हरीश रावत जी का हाथ हो। लेकिन सर्वदलीय कमेटी के अंदर समाजवादी पार्टी की बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर पे जो कांड हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, जिसका बहुत विरोध होना चाहिए और उस वक्त हुआ भी था। बाकी इस वक्त अगर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सारे नेताओं को सबको बुला के एक मंच में खड़ा किया है, सिर्फ शहर की विकास के लिए, शहर की जनता के भले के लिए अगर किया है तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उत्तराखंड की जो है वो सारी बातें ही सब उल्टी हो जाएंगी। जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है इस वक्त उत्तराखंड की जनता का फायदा होना चाहिए, उत्तराखंड की जनता का विकास होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता के लिए भाजपा को जी जान से मेहनत करनी चाहिए, ताकि आज देखिए ना सिलेंडर से 50 रुपए महंगा कर दिया, महंगाई का तो ये हाल है। बाकी ये चीजें भाजपा नहीं समझती, ये चीजें देखती है कि भाजपा का नेता कांग्रेस में क्यों चला गया। तभी भाजपा ने ये सोचा कि जब हम उत्तराखंड में कुछ नहीं थे तो हमने कांग्रेसी नेता कितने तोड़े और कितने को जोड़ा। तब तो कांग्रेसियों ने नहीं बोला कि उन्होंने क्यों रखा अपने साथ, कल तक तो विरोधी थे। ठीक है, आज कैसे इकट्ठे हो गए। ठीक है त्रिकाल साहब, ठीक, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। ठीक है, राजनीति जो है ये राजनीति के अंदर ये अदला बदली बदलते रहते होते रहते हैं। क्या भाजपा के अंदर सारे नेता जो है भाजपा ही है? समाजवादी पार्टी के इसके अंदर कम से कम 40% है। ठीक है त्रिकाल साहब, ठीक, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। ठीक है, संजय वर्मा जी, भास्कर चुग जी भी यही बात कह रहे हैं और त्रिकाल साहब भी यही बात कह रहे हैं और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि 40% के करीब तो बीजेपी में समाजवादी पार्टी के हैं और आप 10-20% आप कांग्रेस के ले लीजिए। उसके बाद आप इस चीज का विरोध कैसे कर सकते हो? और सर्वदलीय बैठक बुलाने का तो हर किसी को अधिकार है। अगर विपक्ष सर्वदलीय बैठक बुला रहा है और आपके खिलाफ कोई रणनीति तैयार कर रहा है तो इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होनी चाहिए। मुस्कान जी बिल्कुल कतई नहीं। आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं, आप सर्वदलीय मीटिंग करें और अपने साथ एक तमाम जितना आपका विपक्ष है वो पूरा एकजुट हो। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं और एकजुट होइए। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी नहीं। ये प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी अपने आप ही एक तरह से खुद ही डेवलप कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई। आप देखिए, हमारे को किसी के ज्वाइंट होने से, किसी के अलग अलग लड़ने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता हमारे साथ है, हमारे को जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हम विकास के मुद्दे पे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उस हमारे विकास के एजेंडे को सराह रही है और जो जनता की भावनाएं हैं हम उनकी भावनाओं के ऊपर खरे उतरे हैं। जैसा जनता चाहती है वैसा हम लोग कर रहे हैं। तो विपक्ष क्या सोच रहा है, क्या उनकी रणनीति है, एकजुट होना चाहते हैं, एकजुट होइए। एकजुट होना एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर प्रदेश के हित में आप लोग एकजुट होते हैं तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन हमेशा एक नेगेटिविटी का भाव लेके यदि आप लोग कुछ काम करते हैं तो वो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के हित में नहीं है। और बात रही आप जैसे आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें समाजवादी पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई, जिसमें आम आदमी पार्टी नदारद रही, यूकेडी नदारद रही, बीएसपी पूरी तरह से नदारद रही। तो जिन लोगों जो पार्टियां, जैसे बीएसपी कोई छोटी पार्टी नहीं है, यूकेडी जिसका आंदोलन से अब तक एक इतिहास रहा है, उसका नदारद रहना
तो वो कहीं ना कहीं कुछ संकेत देता है कि हम कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी शुरुआत से करती रही है, और इन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप सबका एक ही ध्येय है, तुष्टीकरण को हवा देना। और जैसे आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किया, तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग शाहीन बाग के जो दिल्ली में टेंट लगे थे, आप सब लोग एक तरह से उस पे एक राय होते हैं। तो ये सारी चीजें कि तुष्टीकरण को हवा देने वाली एक सारी बातें हैं। ठीक है भास्कर जी, वर्मा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एकजुट हो रही है सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की चीजों को हवा देने के लिए। मैं आ रही वर्मा साहब उनकी प्रतिक्रिया। मुस्कान जी, केवल एक लाइन की बात जी बताएं। एक लाइन की बात जी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, और तमाम जनता ने उसका भूरी उसकी प्रशंसा की, किंतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसके अपोज में बात करते रहे ये लोग। तो क्या आप समान अधिकार के पक्षधर नहीं है? सब लोगों को एक समान अधिकार हो, उसके क्या आप लोग पक्षधर नहीं है? मैं कांग्रेस पार्टी से ही ये बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है भास्कर जी। जी मैम, शुरू से कहां से करूं ये सोच रहा हूं, बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने हैं। आप सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही आपका जवाब दे देता हूं। ये हिंदुस्तान है जनाब, और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस के किस नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो है अपोज किया? कृपया उसका नाम बता दीजिए, और क्या उसके अंदर कोई डिसीजन की पावर है जिसने इसका कोड का विरोध किया? आप बात करते हैं शाहीन बाग की। शाहीन बाग एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया आंदोलन था, और इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने का, अपनी लड़ाई को लड़ने का अधिकार है। शाहीन बाग के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी और इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस उसका आज भी समर्थन करती है। आप बात आती है 3 तलाक की, तो मैं 3 तलाक के बारे में फिर आपसे कहना चाहता हूं कि 3 तलाक और तलाक, ये तो बात हो गई बीवी को तलाक देने वाली, और कोई आदमी यदि बिना तलाक दिए ही बीवी को छोड़कर बैठा हो, उसके बारे में मान्यवर कानून कब आएगा? क्योंकि देश के अंदर तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने शादी तो की और शादी को छुपाया, और उसके बाद अपनी शादी को छुपाने के बाद बीवी को बिना तलाक दिए छोड़े बैठे हैं वो लोग। आपने प्रश्न उठाया यूकेडी आम आदमी पार्टी के ऊपर बोलिए, पहले 3 तलाक। ठीक है संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा उत्तराखंड का है। और भास्कर जी एक सेकंड बोलिए, एक सेकंड भास्कर जी, संजीव वर्मा जी, मुद्दा उत्तराखंड का है, उत्तराखंड पर रहेंगे। भास्कर जी जल्दी से अपनी बातें, ये जो सवाल थे इन पर खत्म करके वापस उत्तराखंड पर आइए जल्दी से। उत्तराखंड पर ही आ रहा हूं मैम। अभी इन्होंने सवाल किया कि यूकेडी आप और बसपा जो है इस सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आए। अरे भाई, ये सर्वदलीय मीटिंग हुई पहली, कोई दूसरी तीसरी चौथी मीटिंग तो नहीं है। कुछ लोग नहीं आए तो अगली बार आ जाएंगे, कुछ लोग अभी आए तो क्या पता अगली बार ना आए। सर्वदलीय मीटिंग में बुलाया सबको जाता है, कौन आता है कौन नहीं आता ये डिपेंड करता है, और आगे इसमें सुधार होते रहते हैं। फिर आप बात कहते हैं कि हम नेगेटिविटी करते हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग नेगेटिविटी नहीं, विपक्ष के लोग जनता की आवाज उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज उठाने को नेगेटिविटी कहती है। भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण की आवाज उठाने को नेगेटिविटी कहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज रायपुर में आप 60 बीघा जमीन ले रहे हो, किस काम के लिए ले रहे हो, किस काम के लिए अधिग्रहण कर रहे हो? कांग्रेस के संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, बीच बीच में टोकेंगे तो डिबेट का समय खराब होता है। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। कांग्रेस के राज में ये निर्णय हुआ था। मत बोलो, बाद में बात करना अपना आप पे करना है। संजीव वर्मा जी बीच बीच में मत टोकिए, उनका वक्तव्य पूरा होने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। मत बोलो, बाद की बात करना। जनता की आवाज उठाने को भारतीय जनता पार्टी के लोग नेगेटिविटी कहते हैं, तो हाँ ठीक है, हम नेगेटिव हैं और ये नेगेटिविटी हम फैलाते रहेंगे। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं,
गैरसैंण के अंदर 25,000 करोड़ रुपए आप कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने वहां के लिए जारी किए थे। जब वहां पर 25,000 करोड़ रुपए आपने जारी कर दिए तो नया विधान भवन रायपुर में बनाने का आखिर मतलब ही क्या है? सत्ता किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। 25,000 करोड़ आप गैरसैंण के लिए रिलीज करते हैं और जो विधान भवन बनाने की तैयारी करते हैं आप रायपुर के अंदर करते हैं। जब आप रामपुर तिराहा कांड की बात करते हैं तो 2002 के दंगों को मत भूलिया कीजिए, उसकी भी जिम्मेदारी किसी की थी। और त्रिखा जी, आदरणीय त्रिखा जी प्रणाम, आपने गणेश गोदियाल जी पर आरोप लगाए। मैं इन पूरे के पूरे सारे आरोपों को निराधार कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। गणेश गोदियाल जी ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद मांग की है कि इन सारे आरोपों की हाई कोर्ट के जज से या सीबीआई से एक कड़ी जांच करा ली जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाए हैं उस व्यक्ति के ऊपर गणेश गोदियाल जी डिफेमेशन का केस डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आरोप फर्जी हैं और उन्होंने एक एक आरोप का बिंदुवार जवाब दिया है। ठीक है भास्कर जी, त्रिखा साहब ये आरोप नहीं लगाना, ये आरोप तो बीकेटीसी के सदस्यों ने लगाए हैं ना? किसने लगाई जी? बीकेटीसी के सदस्यों ने लगाए ये आरोप। तो त्रिखा साहब तो उनके सदस्यों का उनके जो आरोप है उनका जिक्र किया उन्होंने तो यहाँ पर। हाँ, उन्होंने जिक्र किया, लेकिन त्रिखा साहब ने एक आरोप ये लगा दिया कि कांग्रेस की हार के जिम्मेदार 90% गोदियाल जी हैं। मैं त्रिखा साहब आपकी इस बात को निराधार कहता हूँ। जो कैंडिडेट जीतने वाले थे उनको टिकट ना देकर उनको टिकट बांटे गए, तो जीतने वाले कैंडिडेट नहीं थे। मैंने ये आरोप लगाया, मैंने ये आरोप नहीं लगाया कि वो भ्रष्टाचारी काम किया उन्होंने। मैंने ये आरोप लगाया और अब भी मैं कह रहा हूँ कि जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकट ना देकर जिन्होंने दूसरों को टिकट दिए जो हारे, और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं दिए। ये गोदियाल जी अच्छी तरह जानते हैं। गोदियाल जी से 2-3 बार मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जीतने वाला कैंडिडेट नहीं है और जिनको उन्होंने टिकट दिए वो हार गए, और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं दिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदार गोदियाल जी है। मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ कि जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको इन्होंने टिकट ना देकर हारने वाले कैंडिडेटों को सपोर्ट किया जो कि वो हार गए। ये कह रहा हूँ मैं। हेलो जी जी भास्कर जी, टिकट कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के पास है और इस पे जो टिकट वितरण होता है वो राष्ट्रीय स्तर से होता है। गोदियाल जी ने अपने आप अपना टिकट भी नहीं लिया। हरीश रावत जी का टिकट भी हरीश रावत जी की मर्जी से नहीं दिया गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है और नेतृत्व के जो निर्णय थे उनमें कहीं ना कहीं कमी रही और हम तो बड़ी इज्जत के साथ अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, जन निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। ठीक है त्रिखा साहब। खैर भास्कर साहब, हार को स्वीकार करने का मसला ही तो इस समय चल रहा है। प्रीतम सिंह और हरीश रावत दोनों आपस में आमने सामने हो गए, इसी को लेकर के आखिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। मैं त्रिखा साहब आपके पास आना चाहूंगी। बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जिसको कहा जाता है, उस समिति ने ये आरोप लगाए हैं गणेश गोदियाल पर कि जब वो यहाँ के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उस समय में काफी गड़बड़ियां हुई है इसमें। हालांकि गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, एसआईटी गठन करके जांच करवाएं और अगर आरोप है तो वो मान लेंगे इन आरोपों को। त्रिखा साहब, एक्चुअली क्या है, बद्रीनाथ केदारनाथ का जो भी आरोप है भ्रष्टाचार है, ये मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। जो जनता ने सुना, जो अखबारों में मैंने पढ़ा वो बताया, मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया। मैंने जो इलेक्शन का जिक्र किया है आपके सामने, जो ये भाजपा जी को बुरा लगा, मैंने ये कहा कि आज भी कहता हूँ कि 4-5 लोग ऐसे थे जो जीतने वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने श्रीनगर में पौड़ी के अंदर अच्छा काम किया, जनता उनको चाहती थी। उनको टिकट ना देकर दूसरों को टिकट दिए गए जो वो कैंडिडेट हार गए। तो इसके अंदर थोड़ा सा विचार इनको करना चाहिए। एक दूसरे को आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा बोल दिया तो ऐसा किया। मैंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। अगर वो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहते तो ले, तो मेरे पास भी वही 7-8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इनकी हर मदद की और जिनको इन्होंने ये कहा कि वहाँ पर ये प्रोग्राम कराना है, वहाँ पे खर्चा कीजिए, वहाँ प्रोग्राम कराना है, वहाँ खर्चा कीजिए। वो सारे कैंडिडेट भी हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता ताकि गोदियाल जी को इस बात का एहसास हो। गोदियाल जी से 2 बार मेरी भी बात हुई, 2 सिंह के सामने बात हुई। उन्होंने कहा नहीं ये तो कैंडिडेट हारे हुए हैं, नहीं ऐसा इसको नहीं है। तो ये चीजें मंथन करने की जरूरत है, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।
मेरे पर आरोप लगाओगे तो मेरे पास भी बहुत साक्ष्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी ठीक है। संजीव वर्मा जी, आप जवाब दे दें आप भास्कर जी की बातों का। संजय वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, भास्कर जी की बातों का जवाब देते हैं। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस कमेटी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी शामिल हुई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट होकर चलिए भास्कर चुग जी, फिलहाल त्रिखा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय में जिस तरीके से उन्होंने बातें कही गणेश गोदियाल के बारे में, उस पर प्रतिक्रिया आपकी। शायद त्रिखा जी मेरी बात को समझ नहीं पाए। त्रिखा जी, आपका बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई डिफेमेशन का केस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो बद्री केदार मंदिर प्रबंधन समिति है उसके जिस सदस्य ने ये आरोप लगाए, गणेश गोदियाल जी ने स्पष्ट कहा कि उनकी अध्यक्षता के कार्यकाल में वह व्यक्ति उनके पास 25 लाख रुपए का विज्ञापन मांगने आया था और उसको उन्होंने विज्ञापन से मना कर दिया, जिस वजह से आज वो आरोप लगा रहा है जी। आप नहीं गए थे जिस व्यक्ति हैं बद्री केदार मंदिर समिति। त्रिखा जी आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, शायद आप दोबारा सुन लीजिए। कहा कि जिस, आप दोबारा सुनिए अगर आपको आवाज आए तो। टीम, हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी साहब? कट के आ रही है सर, कट के आ रही है। चलिए ठीक है, नेटवर्क की वजह से आवाज आप नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं भास्कर साहब लौटूंगी आपके पास, त्रिखा जी आपके पास भी लौटूंगी। संजीव वर्मा जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है? जी, भास्कर जी की बातों पर प्रतिक्रिया दे दीजिए आपने जल्दी से। मुस्कान जी, मैं बिल्कुल सुन नहीं पाया, मेरा कनेक्शन कट गया था। प्रतिक्रिया किस बात की देनी है, थोड़ा आप बता देंगे तो बहुत अच्छा। ठीक है, भास्कर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जब एकजुट हो गई है तो अब सर्वदलीय समिति है, इस कमेटी में अब कोई भी आए कोई ना आए वो उनकी मर्जी है, न्योता सभी को दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में आप जो प्रचार प्रसार किया जाएगा वो जो लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ किया जाएगा और बुलडोजर नीति जो है वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बुलडोजर की जो एक चलन लेकर आई है बीजेपी, उसका विरोध किया जाएगा। मुस्कान जी, देखिए मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी सर्वदलीय बैठक करे या कुछ करे, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं, वो ये उनका अपना आउटलुक है। और बात रही आप जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, आप जो अन्य बातें करते हैं, विशुद्ध रूप से आप एक संप्रदाय विशेष की बात करते हैं, आप तुष्टीकरण को हवा देने की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सबको समान न्याय देने की, सबके हितों की रक्षा करने की, जब बात हम करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो आप लोग उसका विरोध करते हैं। जब हम बात करते हैं, नहीं तो भास्कर साहब तो कह रहे हैं ना कि आप एक नेता का नाम बता दीजिए, एक ऐसे सदस्य का नाम बता दीजिए कांग्रेस के जिसने किया हो विरोध, और अगर किसी ने विरोध किया तो क्या उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी बता दीजिए। उनका तो ये बयान है। मुस्कान जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से लेके इनके बड़े से बड़े पदाधिकारी, वो सभी लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। और जिस तरह से मैंने अभी कहा, मैंने कहा 3 तलाक के ऊपर आप लोगों का क्या नजरिया है, ये तो हम मुस्लिम महिलाओं को जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा था उसको उनको अधिकार दिलाने के लिए एक समान न्याय और समान कानून सबके लिए देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पहल करी, जो एक बड़ा काम किया, जिससे पूरे समुदाय विशेष में उनकी महिलाओं के अब इस पर भास्कर साहब का सवाल भी सुन लीजिए की लहर है ठीक है कि
के साथ जो अन्याय हुआ करता था, आज वो ठीक है। इस पर भास्कर जी का सवाल सुन लीजिए भास्कर जी का सवाल सुन लीजिए वर्मा साहब। भास्कर जी कह रहे हैं, सुन लीजिए वर्मा साहब, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपने 3 तलाक को लेकर तो कह दिया, 3 तलाक को लेकर तो कानून बना दिया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी धर्मपत्नियों को इसी तरीके से छोड़ देते हैं, उनका क्या? मैंने जब उनसे बात कही शाहीन बाग की, तो उन्होंने शाहीन बाग की तुलना भारत से कर दी। एक तो अपनी बात के आगे आप किसी की सुनते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। संजीव वर्मा जी, बात को बोलना करें आर्य भास्कर जी, शाहीन बाग सीए के जो संजीव वर्मा जी दिल्ली पर मत जाइए, शाहीन बाग पर मत जाइए, उत्तराखंड पर रहिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उत्तराखंड पर रहिए। मेरा सवाल है आपसे आर्य भास्कर जी का सवाल है आपसे कि आपने 3 तलाक को लेकर तो कानून बना दिया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों को इसी तरीके से छोड़ देते हैं, ना तो तलाक देते हैं और ना साथ में रहते हैं, उनका क्या करेंगे आप? आवाज मिल पा रही है संजीव वर्मा जी? अच्छा, मेरे से बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल है मेरा। जी अभी आपने भास्कर जी बोला था, इसलिए मैं चुप हो गया। भास्कर जी का सवाल मैंने आपको रिपीट किया। अच्छा, भास्कर जी का सवाल। मुस्कान जी, देखिए, कानून सबके लिए एक समान है और कानून के सम्मत जो भी धाराएं होती हैं, जो भी कार्यवाही होती हैं, वो उसके ऊपर सब लोगों को जो सर्वसम्मत, जो एक कानून सम्मत जो भी प्रावधान होते हैं, सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ एक देश और एक समान कानून, कोई ना ऊंचा ना कोई नीचा, सबके लिए एक समान। अब मुझे लगता है सवाल समझ नहीं पाए हैं ठीक से। मुझे लगता है संजीव वर्मा जी आप सवाल नहीं समझ पाए। ठीक है, भास्कर जी से सुन लीजिए दोबारा। भास्कर जी से सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए दोबारा। मुस्कान जी, पहले मेरी भी बात आप सुन लीजिए। आपने हो गया ना, अब वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी सुन लेने दीजिए। ठीक है, प्रयास करती हैं आप बात को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप बार बार दिल्ली जा रहे हैं, आप बार बार कहीं जा रहे हैं। आप उत्तराखंड पर रहिए ना, आप उत्तराखंड पर रहिए। मैं उत्तराखंड में तो क्यों शाहीन बाग पर जा रहे हैं आप? सवाल जो पूछा आपसे उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जब कोई अपने अधिकार क्षेत्र का वायलेशन करेगा तो उसको दंड भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से आपने बुलडोजर की बात करी, उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों के ऊपर केवल बुलडोजर चल रहे हैं जिन लोगों ने कानून का मजाक उड़ाने का काम किया, जिन्होंने गरीब को, मजलूमों को सताने का काम किया। ठीक है, हो गया भास्कर जी। ठीक है वर्मा साहब, आ रही हूँ एक बार फिर से। भास्कर जी का सुन लीजिए, आप वक्तव्य सुन लीजिए उनका। भास्कर चुप जी। और उत्तराखंड, ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है, हो गया, ठीक है भास्कर जी। संपत्तियों का अतिक्रमण फिर से उत्तर प्रदेश पर चले गए। लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भास्कर जी। जो रेलवे की संपत्ति का, रेलवे की जमीनों का ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, संजीव वर्मा जी और भी प्रवक्ता यहाँ पर हैं, और भी गेस्ट है, उनसे भी सुन लेने दीजिए, मुझे उनकी बात सुन लेने दीजिए। ठीक है, सम्मत है और उसका जो लोग मैं सोचता हूँ उसकी अवहेलना करते हैं, वो तुष्टिकरण को हवा देने का ये लोग जो काम करते हैं, मैं सोचता हूँ इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हो गया आपका वक्तव्य वर्मा साहब, या अभी और कुछ ऐड ऑन करना है आपको इसमें? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आप बार-बार मेरा ये काट दे रहे हैं वॉइस का। कुछ नहीं कट रहा है, वो नेटवर्क की वजह से होगा, हम क्यों काटेंगे, हम तो सुन रहे हैं आपकी बात। अब आप किसी और की नहीं सुनना चाहते हैं, वो अलग बात है। अब आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो बता दे, वरना एक बार भास्कर जी के पास में जाऊं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लें। भास्कर चुक जी, देखिए मैं तो बात उत्तराखंड की करूंगा, क्योंकि आज जो बहस है वो उत्तराखंड के मुद्दों पर है, केंद्र के और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर नहीं है। नहीं तो उस मामले में मेरे पास बोलने को काफी कुछ था। उत्तराखंड का विकास होना चाहिए और उत्तराखंड के विकास के लिए जिस पार्टी के साथ हमें वार्ता करनी पड़े, जिस पार्टी को साथ लेके हमें आंदोलन करना पड़े, जिस पार्टी को साथ लेके हमें जनता के बीच में जाना पड़े, हम जाएंगे। इसमें हमें ना कोई परहेज है, ना कोई गिला शिकवा है, क्योंकि
जब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, यूकेडी का हो या आम आदमी पार्टी को या सामान्य नागरिक हो, वो सब उत्तराखंड के नागरिक हैं। जब उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा काम होता है जो आम जनता के हितों पर चोट करता है तो उसका नुकसान प्रत्येक उत्तराखंडी को होता है। हाँ, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हैं। ये तुष्टीकरण की बात करके एक धर्म विशेष की राजनीति को, एक नफरत की राजनीति को, और धर्म की भी नहीं, ये तो धर्म को भी धर्म नहीं रहने देते, ये तो धर्म को भी अलग अलग बांट चुके हैं कि जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होगा वो हिंदू है और जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हिंदू नहीं है उसे ये लोग पाकिस्तान चले जाओ कह देते हैं। आपने उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड को बनाने वाली जो सबसे पहली समिति थी वो विनोद बर्तवाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर सबका सब तैयार हुआ। आज हम गैरसैंण की बात करते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आप गोलमोल जवाब कर देते हैं। आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में रायपुर का चयन हुआ। आज हरीश रावत जी ने साफ कहा कि कांग्रेस का कोई ऐसा इसमें नहीं है कि जिसमें रायपुर का हमने चयन किया हो। अगर कया भी था तो ठीक है, आप इसका पूरा का पूरा श्रेय कांग्रेस को यदि देते हैं तो आज तो कांग्रेस गैरसैंण की बात करती है। गैरसैंण में विधान भवन, गैरसैंण में सचिवालय, गैरसैंण में अधिकारियों के कार्यालय, ग्रैंडसैंण में ट्रांजिट हॉस्टल, ये सब किसने बनाया? हरीश रावत जी की सरकार ने बनाया। उसके बाद 25,000 करोड़ की आप घोषणा करते हैं, उसको दबाकर बैठ जाते हैं और 60 बीघा जमीन आप रायपुर में फिर अधिग्रहित कर रहे हैं। पूरे पहाड़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी आज धोखे में रखने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है। अगर गैरसैंण आपको नहीं बनाना है तो स्पष्ट कहिए ना, क्यों पहाड़ का आप जो है बेवकूफ बना रहे हैं? गैरसैंण में किस लिए आप 60 बीघा जमीन अधिग्रहित कर रही है? रायपुर में किस लिए आप 60 बीघा जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं? क्या है ये? बता दीजिए वर्मा साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं त्रिखा साहब के पास जाऊंगी। मुस्कान जी, देखिए 2022 का जो अभी विगत चुनाव गया है उसमें हम लोग विकास की बात करते रहे और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी की और जुम्मे की छुट्टी की बात करती रही। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या कांग्रेस कर रही थी? या आपको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मोदी फोबिया हो गया है। जो मोदी जी जो विकास कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जनता ने हम लोगों को पूरी तरह नकार दिया है। जनता आप लोगों को पूछ नहीं रही है, जनता आप लोगों से लगातार कटती चली जा रही है और इसी कारण आप लोग सर्वदलीय बैठकें बुलाने के लिए मजबूर हुए हैं। और जिस तरह से आप सीए को लेके, किसान आंदोलन को लेके और तमाम चीजों को लेकर आप लोगों ने एक समाज के अंदर, देश के अंदर एक बड़ा माहौल बनाने का प्रयास किया जिसमें आप सभी लोग विफल हुए। और वर्तमान में जो युवाओं को भड़काने का आप लोग काम कर रहे हैं, अग्निवीर योजना के प्रति, अग्निपथ योजना के प्रति, और तमाम युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है, पूरी तरह से ये बता दिया है। गैरसैंण पर अपनी बात रख दे, गैरसैंण पर पूछ रहे हैं वो वर्मा साहब। में आने वाले नहीं है, हम आपके बरगलाने में आने वाले नहीं है। 3,000 मात्र भर्तियों के लिए जिस तरह से 7.5 लाख युवाओं ने एप्लीकेशन ऑनलाइन दर्ज की है, उससे संजीव वर्मा जी मुद्दे की बात कर लीजिए ना, रिक्वेस्ट है आपसे। गैरसैंण पर वो पूछ रहे, आप सीधा गैरसैंण पर आइए, समय भी समाप्त होता जा रहा है। त्रिखा साहब के पास भी मुझे जाना है। गैरसैंण पर गैरसैंण की बात कर रहा हूँ, मैं गैरसैंण की बात कर रहा हूँ। गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का अपना मैनिफेस्टो में वायदा किया था। हमने अपनी घोषणा को अक्षरशः उसका पालन किया। फिर सत्र क्यों नहीं हुआ? रायपुर जिस तरह से रायपुर में विधान भवन बनाने की बात हो रही है, तो कांग्रेस के राज में उसका भूमि पूजन भी कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया था। आप लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, झूठ बोलने की आपकी पुरानी आदत है, भ्रम फैलाने की पुरानी आदत है। आप बोलते हैं, गलत काम करते हैं और हिट एंड रन वाली स्थिति में आकर गलत काम करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन सत्र क्यों नहीं हुआ? वहां पर जवाब जल्दी से दे दे, उसके बाद मैं त्रिखा साहब के पास जाऊंगी। मुस्कान जी, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, हमने वहां पर लगातार कई सत्र आयोजित किए और लगातार कई सत्र आयोजित किए और कांग्रेस पार्टी ही थी
जिनके विधायक कोई सर्दी का बहाना लेके, कोई बीमारी का बहाना लेके, उन लोगों ने लगातार सत्र को बीच में ही उसकी समयावधि को कम करने की बात कही। और पार्टी के विधायक को भागते हुए देखा था मैंने वहां से। इस बार का जो सत्र था, क्योंकि चार धाम यात्रा अपने चरम पे थी और चार धाम यात्रा के चरम पे होने की वजह से तमाम जो हमारे अधिकारी हैं उनका भास्कर साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भागते हुए देखा तो उन्होंने वहां से पूरी तरह क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भागते हुए देखा था, भास्कर जी कह रहे हैं। मैडम ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, अराजक लोग हैं ये। चलिए ठीक है हो गया। ठीक है भास्कर जी, आ रही हूँ आपके पास। ठीक है त्रिखा साहब का वक्तव्य सुनना चाहूंगी मैं। संजीव वर्मा जी आ रही हूँ। लूटने का इन लोगों ने काम किया है। ये तो मक्कार लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी बात करना। ठीक है संजीव वर्मा जी, त्रिखा साहब की बात मुझे सुनने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, समय भी समाप्त होता जा रहा है, आ रही हूँ। त्रिखा साहब, तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा यहाँ पर उठा, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगा गैरसैंण को, लेकिन वहां पर सत्र नहीं हुआ। और अब संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक है वो सर्दी का बहाना करके नहीं आते हैं। नहीं, जो सर्दी का बहाना करे या गर्मी का बहाना करे, जिस आदमी ने काम करना है, जो विधायक है, उसमें तो आना जाना है। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। ये कोई बहाना है कि उसलिए वो नकार रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो हरीश रावत जी 25,000 करोड़ रुपए वापस क्यों करते। और ये जो बात कर रहे हैं ये बात सरासर गलत है। बाकी ये है कि कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, समिति बनाई है, ये इसका बहुत बड़ा अच्छा है। और ममता के सारे विपक्ष मिलकर कोई नया रास्ता निकालेंगे विकास के लिए, धार्मिक विषय एक नई सजा देंगे। बाकी भास्कर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 20 साल से किसी भी शख्स के पास विज्ञापन मांगने नहीं देता। मैं सिर्फ जो सरकारी विज्ञापन होते हैं उनसे काम करता हूँ, जो उससे करते हैं। भास्कर जी, आपने कहा कि विज्ञापन मांगने मैं गया था, ये कोशिश बन गई है। मैंने आपका शोली ओबराय की पिछले तक आपके यहाँ थे, उस वक्त उससे पूछा, उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैंने कहा मैं विज्ञापन नहीं चाहूंगा, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। इसलिए ये गलतफहमी अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए कि मैं विज्ञापन मांगने गया था। ठीक है भास्कर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप पत्रकार साहब? भास्कर जी, आप सवाल नहीं समझ पाए, शायद आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही थी। आपको तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप विज्ञापन मांगने गए थे। विज्ञापन मांगने तो कुलदीप डिमरी साहब गए थे, आप विज्ञापन मांगने नहीं गए थे। कुलदीप डिमरी, जिन्होंने गणेश गोदियाल जी पर आरोप लगाए, वो व्यक्ति को गोदियाल जी के पास उनके अध्यक्ष रहते हुए विज्ञापन मांगने गया था और गोदियाल जी ने उसको विज्ञापन देने से मना कर दिया था। आपने कभी विज्ञापन नहीं मांगा, आपने कभी विज्ञापन नहीं मांगा, आपका तो नाम ही किसी ने लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि सर मैंने जब से उत्तराखंड बना है तब से अब तक विवाद सरकारी विज्ञापन में निकाला, मैंने किसी पार्टी का विज्ञापन नहीं चाहता, क्योंकि पार्टी। ठीक है त्रिका साहब, ठीक है, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तुष्टीकरण का आरोप यहाँ पर लगता नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर विपक्ष जो है वो एकजुट होता है तो, हालांकि आरोप बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक से क्या कोई हल निकल पाएगा? विकास के आयाम नए स्थापित हो पाएंगे क्या? सर्वदलीय बैठक से हल अच्छा निकलेगा अगर सारे सर्वदलीय दलों का दस्ता हो, चाहे वो यूपीडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम पार्टी हो सकता है कि भाजपा के भी कुछ नेता उनके साथ बैठ के डिस्कस करें। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए। तो कांग्रेस अगर पूरा सा मेहनत से सपोर्ट का काम करेगी तो बहुत ही अच्छा निकलेगा और अच्छा विपक्ष। ठीक है त्रिका साहब, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से त्रिका साहब ने खुद कहा कि ये सर्वदलीय बैठक, अगर इसमें इस सर्वदलीय समिति में कोई अच्छे अगर पूरे तरीके से कोशिश हो तो उत्तराखंड में विकास के आयाम और स्थापित हो पाएंगे। सरकार जो काम कर रही है उनको और बढ़ावा मिलेगा और अगर सरकार की कहीं कमी है तो उसके बाद विपक्ष आईना दिखाने का काम करेगा। यानी कि सीधी बात यह है कि उत्तराखंड में नए विकास के आयाम स्थापित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि ये समिति किस तरीके से उत्तराखंड में काम करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।